एक बार हम फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह का चैप्टर वाइज एमसीक्यू चैप्टर 5 का पार्ट 1 किया था। तो आज पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है प्लानिंग इन इंडिया, भारत में योजना। तो हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 15 तक हम कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन 16 करेंगे। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ए, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बी कहता है द होल्ड ऑफिस 5 ईयर, दे होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। करेक्ट आंसर बताना में हिंदी में एक अच्छे समझ आएगा। वित्त आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। ये कहता है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बी कहता है उनके पास 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। तीसरा कहता है वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। करेक्ट आंसर बताना में दोनों का, ठीक है। मतलब दोनों इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। वहाँ 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और टेस्ट फ्री भी होते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसका टेस्ट लिया जाता है। आइए टेस्ट दीजिए। और ये वीडियो बनाई जाती है ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। तो सी आंसर इसका, मतलब ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, बी और सी क्यों करते हैं? ये कहता है उनके पास 5 साल का कार्यकाल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपका जो ये ऑफिस होल्ड करते हैं, ये जो इनके अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, जो ऑफिस होल्ड करते हैं, ये होल्ड करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जो कि प्रेसिडेंट देता है इन्हें, ठीक है। ये एग्जैक्ट 5 साल के लिए नहीं होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जो प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो क्वेश्चन 17 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स of the commission and the manner in which they should be selected. B कहता है president has specified the qualification of the chairman and member of the commission. C कहता है the chairman should be a person having experience in public affair. करेक्ट आंसर बताना हमें इसका, ठीक है। हिंदी में एक अच्छा समझाएगा। वित्त आयोग के संबंध में कथन में विचार करें। ए, आयोग के सदस्यों की योग्यता और उन्हें चुने जाने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संविधान संसद को अधिकृत करता है। बी, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्देशित की जाती है। इसमें आगे का सेंटेंस दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा है, तो प्रॉपर नहीं है, तो इसे ऐड कर लीजिएगा। सी कहता है अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ठीक है। ए सी ठीक है। अच्छा, बी क्यों गलत है? ये कहता है प्रेसिडेंट हैज स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। तो इसमें इनकी जो फाइनेंस कमीशन की जो चेयरमैन एंड मेंबर की क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट नहीं करता है, ये करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। A, judge of high court or one qualified to be appointed as one. A person who has specified knowledge of finance and account of the government. C कहता है a person who has wide experience in the financial matter and in administration. D कहता है person who has specified knowledge of economics. हिंदी में एक अच्छा समझ आएगा। करेक्ट आंसर बताना में वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके समक्ष योग्यता रखने वाला। बी, सरकार की वित्तीय लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला। सी, वित्तीय मामलों और प्रशासन
वित्तीय मामलों और प्रशासन का विस्तृत अनुभव रखने वाला। डी अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 18 का। चलिए आंसर देखते हैं। डी सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन। ए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। द प्रिंसिपल दैट शुड बी गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। इनकरेक्ट आंसर बताना मैं इसका। हिंदी में देखते हैं अच्छे से समझ आएगा। वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में कथन पर विचार करें। ए करों की शुद्ध आय का वितरण जो केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाना है। बी वे सिद्धांत जो राज्य को अनुदान सहायता प्रदान करते हैं केंद्र के द्वारा। इनकरेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। डी तो एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट ठीक ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ए कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बी द रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सी यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स। करेक्ट आंसर बता इनकरेक्ट आंसर बताना मैं इसका। चलिए देखते हैं हिंदी में अच्छे से समझ आएगा। वित्त आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। ए आयोग संसद और राज्य विधायिका दोनों सदनों के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बी वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। सी केंद्र सरकार अपनी सिफारिश लागू करती है राज्य को धन देने पर। इनकरेक्ट आंसर बताना मैं इसका दोस्तों क्वेश्चन 20 का। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। सॉरी आंसर देख लेते एक बार। इसका आंसर है ए, मतलब ए और बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए ए स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। कहता आयोग संसद और राज्य विधायिका दोनों सदनों के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता नहीं। जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट के आगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं दोनों हाउस में। ठीक है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अच्छा सी स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो सी स्टेटमेंट कहता है यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इस रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स। तो यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करता है, ये करता है फाइनेंस कमीशन करता है रिकमेंड। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, और जो जब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है यूनियन गवर्नमेंट को, ये होता है एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, एडवाइजरी इन नेचर होता है, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नहीं होता कि गवर्नमेंट को ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये एडवाइजरी इन नेचर होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ए इट इज़ नो वेयर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी इट इज़ क्वासी जुडिशियल बॉडी। करेक्ट आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन 21 कहता है, हिंदी में देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। ए यह संविधान में कहीं भी निर्धारित नहीं किया है कि आयोग की सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। बी ये अर्ध न्यायिक निकाय है। करेक्ट आंसर बताना है इसका। सी। चलिए आगे देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 22 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ए देखिए आपका इकोनॉमी में ही आपका जो पॉलिटी का फाइनेंस कमीशन का सारा चैप्टर क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन इज एन.के. सिंह। बी आर्टिकल 280 रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। करेक्ट आंसर बताना मैं इसका। हिंदी में देखते अच्छा समझ आएगा। ए 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। बी अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। सी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 23 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का नाम बताना है। इट पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बी इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इट। सी इट्स हेडक्वार्टर इज इन स्विट्जरलैंड।
फोर्थ कहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। करेक्ट आंसर बताना है इसका हिंदी में एक अच्छा समझाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, ये मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। बी, भारत इसका सदस्य नहीं है। तीसरा, इसकी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। फोर्थ, ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समूह का हिस्सा है। सिलेक्ट करेक्ट आंसर बताना है इसका 23 का। तो दोस्तों इसका आंसर सी है। ठीक है, सी आंसर है। तो 1 और 4 ठीक है। अच्छा, 2 और 3 क्यों गलत है? भारत इसका सदस्य नहीं है तो रॉन्ग है। इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। और फिर आपका तीसरा स्टेटमेंट है, इसका हेडक्वार्टर है एक्चुअली आपका स्विट्जरलैंड में नहीं है, इसका है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट। ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। हिंदी में अच्छा समझाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बयान पर विचार करें। कौन सा संगठन इसे जारी करता है? ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्वेश्चन 24 कहता है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी। तो जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ करने वाला कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 25 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर 100% फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विद स्टेट फंक्शनिंग एज इम्प्लीमेंटेड एजेंसी। सेकंड कहता है दीज स्कीम्स आर मेनली फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनियन लिस्ट। तीसरा कहता है रिसोर्सेज अंडर दीज स्कीम्स आर नॉट जनरली ट्रांसफर टू द स्टेट्स। करेक्ट आंसर बताना है इसका। दोस्तों करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान देना, बहुत बच्चों का ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आंसर आता है लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट में जो बच्चे 2-3 बार भी प्रीलिम्स दे रखा है वो भी गलती करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। कंसीडर द हिंदी में देखते हैं केंद्र क्षेत्र योजना के संबंध में कथन में विचार करें। ए, केंद्र क्षेत्र की योजना को केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित एजेंसियों के रूप में कार्य करने वाले राज्यों द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है। पोषित है। सेकंड, इन योजनाओं को मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर तैयार किया जाता है। तीसरा, इन योजनाओं के तहत संसाधनों को आमतौर पर राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 25 का। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। एक बार आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 26 चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ए, certain percentage of the funding is borne by the center and state. A certain percentage of the funding is borne by the center and states in fixed ratio and the implementation is done by the state government. Second, centrally sponsored scheme are formulated in subjects from the state list to encourage states to prioritize in areas that require more attention. तीसरा कहता है funds are routed only through the consolidated fund of states. करेक्ट आंसर बताना है इसका। हिंदी में देखते अच्छा समझाया। केंद्र प्रायोजित योजना के संबंध में कथन पर विचार करें। एक कहता है वित्त पोषण का एक निश्चित प्रतिशत केंद्र और राज्य द्वारा निश्चित अनुपात में वहन किया जाता है और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सेकंड कहता है केंद्र प्रायोजित योजना राज्य सूची के विषयों में तैयार की जाती है ताकि राज्यों को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा, कोष राज्यों के समेकित कोष के माध्यम से ही दिया जाता है। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 26 का। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो दोस्तों इसका आंसर है
ए 1 और 2। देखते 3 क्यों गलत है। अगर आपको आइडिया होगा तो आपने ये क्वेश्चन ये वाला पॉइंट सॉल्व कर लिया होगा। तो दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है कि कहता है फंड्स राउटेड ओनली थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। नहीं, ये सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं होता है, ये आपका होता है फंड्स आर राउटेड या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है और कोई भी ऑटोनोमस बॉडी कर सकती है, ठीक है, और ये डायरेक्टली स्टेट के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट्स इज आर कोर ऑफ कोर स्कीम। ए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, बी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, हिंदी भी एक अच्छा समझ आएगा। इस पर विचार करिए कौन सी योजनाएं कोर योजनाएं। ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम। इनका करेक्ट आंसर बताना है मैं इसका। चलिए आंसर देखते हैं। डी। तो हमारा ये स्टेटमेंट ठीक है, मतलब एक्चुअल में सारे स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि इनकरेक्ट बताना था। और एक बता दूँ, कोर ऑफ कोर स्कीम मोस्टली जिसमें अम्ब्रेला आ जाएगा ना, अम्ब्रेला स्कीम को कोर ऑफ द कोर स्कीम कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 28 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज आर कोर स्कीम। ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। सेकंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। करेक्ट आंसर बताना मैं इसका। हिंदी में एक तरह से समझ आएगा। इस पर विचार करें कि कौन सी योजनाएं कोर योजनाएं। ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सेकंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी ठीक है। अच्छा, ये क्या है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है ना, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये कोर ऑफ कोर स्कीम है, ठीक है, कोर ऑफ कोर स्कीम है। और इसमें क्या पूछा था हमसे, कोर स्कीम पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। देखिए, यदि आप दूसरे बुक से इकोनॉमी कंप्लीट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा रमेश सिंह का भी कंप्लीट हो जाए, तो इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, तो आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love